Hi. Inaction. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. So be active. Action. Today is 27th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सेल्सबरी प्लेन्स लोकेटेड है इंग्लैंड में। पैटागोनियन प्लेटू इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। गयाउट्स होते हैं आइसोलेटेड फ्लैट टॉप्ड अंडर वाटर वॉल्केनो समुद्र में। सेस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। बरखान्स लैंडफॉर्म है, डेजर्ट के लैंडफॉर्म है, एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं। इनर और आउटर क्रस्ट को सेपरेट करती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। आज के सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड राइनो डे? वर्ल्ड राइनो डे का थीम क्या है? Who was the Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan? Forward policy. First Battle of Panipat was fought between whom? Satya Shodhak Samaj was founded by whom? Faith is a Battle is the biographical work on which personality? New Lamps for Old was written by whom? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है sanctity. Sanctity का मतलब होता है पवित्रता। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैक्रेड और सेंटली। इल्यूसिडेट करना मतलब जो लिखा है उसको स्पष्ट करना। मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन करना। फ्रिवोलस मतलब होता है नॉन सिंसियर, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। ऑब्लिवियस का मतलब होता है वो अनजान है, बेखबर है। नॉट अवेयर ऑफ और नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण, क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज ये स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि माओइस्ट इन्फ्लुएंस कम हो गया है फ्रॉम 96 टू 41 डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द गुड न्यूज़, विल टॉक अबाउट इट। देन इस पे हम एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। अवॉइड शिफ्टिंग गोल पोस्ट, इंडिया एनवॉय टेल्स चाइना। गुलाब जो साइक्लोन आ रहा है, गुलाब क्रॉसेस कोस्ट नियर कलिंगा पट्टनम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है जुडिशरी में भी 50% कोटा विमेन का होना चाहिए। फूड सर्वर्स टर्न फूड प्रोवाइडर्स। टेक अ हार्ड लुक एट सॉफ्ट स्किल्स। आई कीप ऑन टेलिंग सॉफ्ट स्किल्स क्यों इतना ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स विल हैव अ टॉक। देन टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। दिल्ली मेट्रो बैक इन द गेम। एडिटोरियल नीडलेस रो। दीज इन्वेस्टिगेशंस आर अ फेस विदाउट अ हार्ट। और ये बिहार में जो अक्सर फ्लड आता है तो ये बिहार की कुछ रिवर्स हैं। नेपाल से जो ऐसे रिवर्स आ रही है यहाँ पर क्यों ज़रूरी है इंडो नेपाल में एक टाई अप होना। आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसीज, चाइनाज कंटिन्यूइंग ट्रैवल बैन ऑन इंडिया अनसाइंटिफिक है, एनवॉय ने बताया, दिस कोविड रिलेटेड। देन ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, अनसाइंटिफिक। गोइंग डिजिटल फॉर बेटर हेल्थ सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च हो रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, विल हैव अ टॉक। जर्मन इलेक्शंस, ताइवान, एमएसपी रूट, किसान की इनकम, फार्मर्स इनकम। देन आज हम देखते हैं सारे बायोस्फीयर्स, 18 के 18 बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया, एंड दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सम क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है माओविस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो गया है। पहले 96 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव थे, अभी केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। ये स्टेटमेंट है होम मिनिस्ट्री का। तो दिस इज़ गुड न्यूज़। ये जो रेड फुटप्रिंट है ये कम हुआ है। ये न्यूज़ हमने अप्रैल में भी देखी थी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तब हमने देखा था कि जो पुराना डेटा है वो बता रहा है कि 90 अराउंड डिस्ट्रिक्ट है। 2000 के शुरुआत में 200 थे, फिर 90 हुए और आज की डेट में ये 41 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड कॉरिडोर में कहे जा सकते हैं। ये जो एरिया है ना, इसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ये जो राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं, यहाँ पे माओइज्म और नक्सलिज्म का एक्टिविटी ज़्यादा है। रेड फुटप्रिंट्स बोला जाता है। रेड फुटप्रिंट से लड़ने के लिए हमारी फोर्सेस हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल। ये सारी फोर्सेस ऑन ग्राउंड है टू फाइट विद दिस रेड फुटप्रिंट्स।
इसके अलावा स्टेट पुलिस के भी पर्सनल एक्टिव होते हैं। बट ये रेड फुटप्रिंट्स हैं क्या? तो सी 1967 से ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसका शुरुआत हुआ था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक जिला है नक्सलबाड़ी, उस नक्सलबाड़ी में इसके ओरिजिनेशन है, तो इसीलिए इसको नक्सलिज्म बोलते हैं। इस नक्सलबाड़ी प्लेस में नक्सलबाड़ी के नाम से नक्सलिज्म हुआ 1967 पे। तो इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो बहुत कुछ सोशलिज्म से डिराइव होती है, और सोशलिज्म का भी ये एक्सट्रीम वर्जन फॉलो करते हैं। तो दैट इज वाई इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म। इनिशियल अपराइजिंग थी वो चारू मजुमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थे। पीजेंट रिवोल्ट था, और फिर जो बाद में ऐसे फुल फ्लेज्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कन्वर्ट होगा। 69 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे इनका स्प्रेड चालू हुआ। फिर एक डी बंदोपाध्याय कमेटी आई 2006 में। इसने हाईलाइट किया कि एक्चुअली में रूट कॉज क्या है, एक्सट्रीमिज्म है, बट व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है कि इन लोगों ने हथियार उठाए, रीजन क्या है कि ये एक्सट्रीमिस्ट बने। तो बंदोपाध्याय कमेटी ने बताया जो सोर्स है, एक्चुअल रीजन है, वो है कि गवर्नेंस नहीं होती। जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, सोशो पॉलिटिकल वहाँ पे डिलीवर्स नहीं हुए हैं, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ट्राइबल्स के साथ। सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दीज ऑल रॉन्ग डूइंग्स ये ट्राइबल्स एक्सट्रीमिज्म का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये चीफ रीज़न है फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। तो इन ट्राइबल्स को भी ब्रेन वॉश किया जाता है और दिस एंटी स्टेट एक्टिविटी में फोर्स किया जाता है। कमिटी रिकमेंडेड ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एज अ मीन टू काउंटर दिस इशू। जल, जंगल, जमीन, तो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो लोग हैं, जो भी पॉलिसी होती है ना वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, और पीपल को वहाँ पे फेयर गवर्नेंस मिलनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए, ताकि जो उनका डिसरिगार्ड हो गया है, स्टेट डिसरिगार्ड हो गया है गवर्नमेंट से, वो दूर हो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। बाकी मिनरल रिसोर्सेज रिच हैं, ये पूरा बेल्ट देखिए, यहाँ रिच मिनरल रिजर्व्स हैं, बट यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। झारखंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबुंडेंट स्टेट है जहाँ पे मोस्ट मिनरल अबुंडेंस है, वहाँ पे मिनरल अबुंडेंस है, मिनरल का रिच है, वो बहुत वेल्दी है, बट वहाँ पे डेवलपमेंट रिलेटिवली नहीं हुआ। सेम इज द केस विद उड़ीसा। तो हिस्टोरिक नेग्लेक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, डिफिकल्ट टेरेन है, जंगल बहुत ज़्यादा है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, एलियनेशन हो जाता है। इकोनॉमिक एम्पावर करें, पार्टिसिपेट करें, पुलिसिंग भी अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, बिकॉज कई बार पुलिसिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कंडक्ट है वो भी करेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी सेट कराना ज़रूरी है। ये समाधान स्कीम है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन की रिजल्ट एरियाज, हार्नेस करें टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह से, एक्शन प्लान हो हर थिएटर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी जो फाइनेंसिंग सोर्सेज है उसको स्टॉप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस स्टॉप होगा, एक्टिविटीज़ भी स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज समाधान। बाकी फॉरेन पावर्स का भी इसमें कई बार एंगल देखा गया है, पॉसिबल है। आर्म्ड फोर्सेस हम नक्सलिज्म से डील करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस प्राइमरली फॉर दिस एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए होता है। दीज आर अवर पीपल, तो यहाँ पे इंटरनल मैटर में आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। लाइक फ्रंट पे वो नहीं लड़ता है, फ्रंट जो होता है वो ये लड़ती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री, रिजर्व, बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल। रेगुलर आर्मी यहाँ पे नहीं है। बाकी ग्रे हाउंड्स हैं, सलवा जुडुम करके एक मिलिशिया बनाया हमने, ऑपरेशन ग्रीन हंट था। एक्चुअली यहाँ जो ट्राई जंक्शन होता है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, ये इधर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सपोज जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस आ रही है तो ये उड़ीसा चले जाएंगे, तेलंगाना आंध्रा की आ रही है तो इधर, तो ट्राई जंक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटर स्टेट जो पुलिस ऑपरेशंस है वहाँ कोऑर्डिनेशन हो, सरेंडर पॉलिसी भी होनी चाहिए, ताकि अगर वो वापस मेन स्ट्रीम आना चाहते हैं, राइट ट्रैक में आना चाहते हैं, तो उनका वो कन्वीनियंट बनाए, वो पॉलिसी कन्वीनियंट बनाए, सरेंडर पॉलिसी। और एक कोबरा भी है। आइडेंटिफाई करें फाइनेंसेस, पॉलिटिकल रीजनल सपोर्ट भी है, और इस आइडियोलॉजी को डिफीट करना ज़रूरी है।
तो नक्सलिज्म जो है ना, ये आइडियोलॉजी अभी डिक्लाइन पर है। नोबडी वांट्स टू लिव दिस एक्सट्रीमिस्ट लाइफ, सब नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है वो भी अब डिफीट हो रही है, जैसे टेररिस्ट आइडियोलॉजी भी डिफीट हो रही है। नोबडी वांट्स टू बिकम अ टेररिस्ट, सो डिफीट दिस आइडियोलॉजी, ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अटैक, जैसे अभी अक्सर अटैक हो जाते हैं ताकि ये लोग कोशिश करते हैं कि वापस ये न्यूज़ में बने रहें, सिंपैथी मिले और अपनी प्रेजेंस दिखाते रहें। लैक ऑफ रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रा है रिमोट एरिया में, ये भी एक रीज़न है कि माओइस्ट टेरेन को उनके एडवांटेज में यूज़ कर पाते हैं। मिलिट्री रेस्पॉन्सिबल एंड रिक्रिमिनेशन विल इनएविटेबली फॉलो द एम्बुश। तो जो एम्बुश होता है, अक्सर न्यूज़ आती है कि मैनी सिक्योरिटी पर्सनल पे एम्बुश हुआ, लॉस्ट लाइफ, उसका रीज़न क्या है? एक रीज़न तो ये भी होता है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस की करेक्ट नहीं बैठती है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस से ये सिटिंग डक्स प्रूव होते हैं। प्लस सिविल सोसाइटी और जो ट्राइबल्स हैं, इनका भी कॉन्फिडेंस जीतना ज़रूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो परमानेंट सॉल्यूशन होगा वो यही होगा कि यहाँ पे गवर्नेंस आए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ आए, ग्रोथ पोटेंशियल हो, इनके राइट्स भी डिनाई नहीं हो, और सबको मेन स्ट्रीम में लेके आओ, मेन स्ट्रीम में लेके आओ। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब ये जो सवाल है, हमने अप्रैल में भी एक बार देखा था, अभी फिर से देख रहे हैं। अप्रैल में हमने 2020 वाला सवाल देखा था, अभी 2018, बिकॉज यूपीएससी भी हर एक दो साल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से एक सवाल पूछी है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इसके ट्रेंड डाउनवर्ड है, जैसे अभी केवल कुछ 40 डिस्ट्रिक्ट में है, बट स्टिल अफेक्ट्स मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। So briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by LWE 2018 का सवाल है। तो गवर्नमेंट के चैलेंजेस, गवर्नमेंट की अप्रोच पे यहाँ हाईलाइट करिए, और दूसरा बताइए कि ये आइडियोलॉजी क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और ये डिक्लाइन पर है, ब्रीफली बताइए। और फिर इंडिया की गवर्नमेंट क्या अप्रोच ले रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए, वो भी बताइए। इसके कुछ मैंने वीडियोस भी शेयर किए थे टेलीग्राम पे इन अप्रैल, जिसमें एक बहुत अच्छा राज्यसभा टीवी का डिबेट था, एक बार उसको भी आप देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक दो साल में GS3 सिक्योरिटी पे इससे सवाल आया है। देन नेक्स्ट इज दिस अवॉइड शिफ्टिंग गोल पोस्ट, इंडियन एनवॉय टेल्स चाइना। गोल पोस्ट शिफ्ट करना क्या होता है कि हम लाएंगे 90 नंबर, बट हमारे 80 नंबर ही आए, तो हम बोलेंगे हमने तो 80 की ही तैयारी की थी, हमारा टारगेट 80 ही था। तो ये क्या हो गया, गोल पोस्ट चेंज कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना अपने गोल पोस्ट चेंज करता है, गलवान इशू में, अभी वैक्सीनेशन इशू में, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन में। तो इंडियन एनवॉय ने इसको हाईलाइट किया है। ये साइक्लोन आ रहा है गुलाब नियर कलिंगा पट्टनम, साइक्लोन इंटेंसिटी बढ़ रही है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ऑन फायर, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया इन्होंने। चीफ जस्टिस इंडिया बैक्स 50% कोटा फॉर वुमेन इन जुडिशरी। तो पॉपुलेशन में जब 50% वुमेन है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी, उसमें भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन जुडिशरी। इट इज़ योर राइट, सी दिस इज द मैसेज, इट इज़ योर राइट, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। मतलब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं या जगह दे रहे हैं, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये राइट है उनका। इट इज़ योर राइट, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। इनफ ऑफ दिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ सप्रेशन, रमन्ना साहब ने कहा। तो अगेन गुड डायरेक्शन। दिस इज फूड सर्वर्स टर्न फूड प्रोवाइडर्स। ये बात है इनोवेशन का। कल हमने देखा था क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, ऐसे ही क्लाउड किचन बन गए। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बुरी तरह पिटी बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। तो जो वहाँ पे लाइक शेफ़ हैं, फूड बनाते हैं, वेटर्स हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, फूड प्रोवाइडर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं विद द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अगेन इधर भी आपने जो आंसर्स लिखे थे, वेरी गुड आंसर्स। टेक्नोलॉजी एज अ टूल ओवरकम करना था इकोनॉमिक और दिस सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस में। वेरी गुड आंसर्स। ओके, सी जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर ये वन वे कम्युनिकेशन चलेगा ना, तो थोड़े टाइम पे आपका इंटरेस्ट लूज होने लग जाएगा और फिर वो सेम टेम्पो नहीं आएगा आपकी पढ़ाई में। दैट इज़ वाई मैं इतने सारे बीच बीच में सवाल पूछता हूँ, जीके देता हूँ, कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट आए। आपको रैपिड जीके में इंटरेस्ट है, आप उधर आंसर्स दो। आपको बीच बीच में मैं सवाल पूछता हूँ, उधर इंटरेस्ट है, आंसर। सी सेट में आंसर, मेंस में मेंस आंसर, क्विज में क्विज। यू हैव गॉट सो मैनी थिंग। जब आप इंटरेक्ट करोगे ना, इंटरेक्ट करने से
आपका रिस्पॉन्स बेटर होगा। ये वर्क करता है, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो इंटरेक्ट, पोस्ट समथिंग, ट्राई टू आंसर जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, एंड शो इंटरेस्ट, शो एंथुजियाज्म, बिकॉज ये वन वे नहीं होता है टीचिंग, यू विल ऑल्सो हैव टू पुट सम एफर्ट्स, जिससे फिर कॉन्क्रीट रिजल्ट आएंगे। ओके, टेक अ हार्ड लुक एट सॉफ्ट स्किल्स। अब ये भी एक टॉपिक है, आई कीप ऑन टेलिंग कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इतना ज़रूरी है। केवल बहुत नॉलेज है, बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह सब अच्छे से आता है, बट अगर आपका प्रेजेंटेशन ही खराब है तो वो दूसरी चीज़ें ना नेग्लेक्ट हो जाती है। जैसे वी इंटरेक्ट, यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, यू आर इवेलुएटिंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दैट। Similarly, when I interact with you, तो I don't know anybody personally. How would I get to know? By your comments, by your type of comments, by your language, by your किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक दैट। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये प्रेजेंटेशन होती है। सॉफ्ट स्किल्स प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन ही अगर ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर बाद में जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है इंटरव्यू में। सो दैट इज़ वाई ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये भी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। यू हैव टू कीप पुटिंग सम एफर्ट्स एवरी डे। दे आर नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी। आप स्कूल कॉलेजेस में बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओ, बट अगर आपके पास ये जो बेसिक बेसिक स्किल्स नहीं है ना, तो आप ना तो कॉरपोरेट में काम कर पाओगे, ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, बिकॉज यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशंट बहुत ज़रूरी होता है। दिस हेल्प फाउंडेशन फॉर एटीट्यूड्स टू लर्न टू को एग्जिस्ट विद अदर्स। लर्न टू को एग्जिस्ट विद अदर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, को एग्जिस्ट। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी वर्क स्टैंड अलोन नहीं होता है। यू हैव टू को एग्जिस्ट, आपके जैसे और भी बहुत सारे हैं। तो फ्रिक्शन नहीं हो, इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स होना ज़रूरी है। टाइडल शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन मोड का। दिस हैज़ मेड सॉफ्ट स्किल्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। क्रिस्प क्लियर ऑनलाइन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार जो शब्दों का चुनाव होता है वो गलत होता है, जो आप बोलना कुछ और चाहते हो और मतलब कुछ और निकल जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी वोकेबुलरी एंड वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है। प्रेजेंट करना आना चाहिए वन सेल्फ को अप्रोप्रिएटली। वर्चुअल विजुअल मीडियम मैटर में, और ये अभी तो शुरुआत है, आगे चल के और इम्पॉर्टेंट होगा। सॉफ्ट स्किल्स आर रेलेवेंट नॉट ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, बट स्टूडेंट्स के लिए भी है इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस है। जो एक डेकोरम होता है ना, वो डेकोरम मेंटेन करना भी ज़रूरी है व्हेन वी आर इन अ क्लासरूम, व्हेन वी आर दिस टीचिंग एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन है। सो हाउ डू यू एंश्योर अवर चिल्ड्रन एक्वायर स्किल्स सच एज टीम वर्क, एम्पैथी, गुड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल एजिलिटी? by ensuring that our education system actively teaches them। तो टीचिंग में इन सब चीज़ों को भी साइमल्टेनियसली पढ़ाना है। ये जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, ये फाउंडेशन है ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी एंड देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लर्निंग एंड को एग्जिस्टिंग सक्सेसफुली इन सोसाइटी एंड इन द वर्ल्ड। वेन यू विल ग्रो, यू विल रियलाइज सोसाइटी एंड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए ये जो फाउंडेशन स्किल्स है ना, ये बहुत मायने रखती है। सॉफ्ट स्किल्स सच एज एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। हमेशा कंप्लेन जो करते रहते हैं ना, नोबडी लाइक्स देम। एथिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। हियर आर 5 वेज टू इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स। तो तरीके क्या हो सकते हैं? जो सबसे नंबर 1 तरीका है वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? जैसे हम GS4 में भी देखते हैं, एप्टीट्यूड में मॉडलिंग। हम ना दूसरों को देख के सीखते हैं। जैसे व्हेन व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तो आप अपने फैमिली एटमॉस्फेयर और आसपास की चीज़ों से सीखोगे। जो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर ने बताया उससे आप सीखोगे। तो आप मॉडलिंग करते हो विथ सो मच पावर टू इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स, स्पेशली टीचर्स। तो दैट इज़ वाई टीचर्स का जॉब बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब होता है। उनको शेप करना है यंग माइंड्स को। टीचर्स नीड टू बी द प्राइमरी रोल मॉडल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो दैट इज़ वाई टीचर का ड्यूटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। If teachers model these skills and also explain their benefits, students are far more likely to make these behaviors a way of life. And this is what I always try to do. तो इसको अपनाना है। And from where I learned these things, I learned from excellent teachers जिनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला। So the point is कि हमको ये skills पे भी फोकस करना है। रोल प्लेइंग होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होता है, एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग, लिसन, सामने वाला क्या बोलना चाहता है,
लिसन केवल इसलिए नहीं कि आपको तुरंत कोई रिप्लाई देना है, एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है, और वीडियो लाइब्रेरीज वगैरह से हम करें। तो ये जो बिहेवियर डेवलप होता है ना, ये होलसम पर्सनैलिटी बनाता है, होलसम पर्सनैलिटी, और वो बहुत ज़रूरी है टू टू प्रोग्रेस फर्दर इन योर करियर और लाइफ। सो सॉफ्ट स्किल्स को इग्नोर नहीं करना है। अब जैसे ये आंसर बताइए, ये बहुत अच्छे से आप GS4 में कनेक्ट करो एथिक्स में, बिकॉज एथिक्स में भी यही सब बातें लिखा है, फाउंडेशनल वैल्यू क्या है ह्यूमंस का, सोसाइटी का, एट्सेट्रा। एज एन ऑफिसर भी आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। द टर्म सॉफ्ट स्किल्स इज अ मिसनोमर, for these are the skills that are truly strengthen and complete one's personality। हम बोलते हैं ना इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होनी चाहिए वहाँ पे, और ये प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। हमको आता बहुत कुछ है, बट वी आर नॉट जस्ट दैट पॉलिश्ड इन सम केसेस, बट वो अचीव किया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करिए, ट्राई टू एलैबोरेट, ट्राई टू राइट दिस आंसर। और राइटिंग पे भी आप राइटिंग पे फोकस करो, राइटिंग इज ज़रूरी। अभी के जैसे आप रिजल्ट्स भी देखो, उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होता है जिनको लिखना आता है, जो लिख पाते हैं, जो सोचा है एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन ही है एक्सप्रेशन का। यू हैव टू लर्न टू राइट। राइटिंग के बिना मेंस में कुछ नहीं होना है। सो राइटिंग इज एसेंशियल। राइट समथिंग एवरी डे। प्रेजेंटेशन बेटर करो, राइटिंग बेटर करो, नीट एंड क्लीन लिखो, टू द पॉइंट लिखो, वर्बोसिटी कम करो। प्रैक्टिस दिस एवरी डे। ग्रेजुअली डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस नजर आएगा। दिस इज टूवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग। यहाँ बात है पुलिस को भी स्मार्ट होना चाहिए। पुलिस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पुलिस को एक तो इन्वेस्टिगेशन का ड्यूटी करना पड़ता है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो क्यों ना दोनों को सेपरेट कर दें कि लॉ एंड ऑर्डर एक अलग यूनिट करेगी और इन्वेस्टिगेशन अलग यूनिट करेगी। तो यही चीज़ दिल्ली में की जा रही है और इसको बोला गया स्मार्ट पुलिसिंग। ओके, तो ये फ्रंट पेज था, टेक्नोक्रेट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। देन दिस इज अबाउट गुलाब साइक्लोन एजुकेशन प्लस मेक अ करियर टूवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग। दिल्ली मेट्रो को इतने करोड़ का कार्बन क्रेडिट मिला, कार्बन क्रेडिट मिला यूनाइटेड नेशंस अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। वाई? बिकॉज एनर्जी एफिशिएंसी एट्सेट्रा। तो कार्बन क्रेडिट मिला, क्यों मिला? रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रोजेक्ट। रीजनरेटिव क्या होता है? जैसे मेट्रो ब्रेक लगाती है ना, तो उससे एनर्जी से हम बैटरी रिचार्ज कर लें। जैसे कुछ व्हीकल्स में भी ये आने लग गया है, रीजनरेटिव ई व्हीकल्स में ये टेक्नोलॉजी होती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम से हम एनर्जी जो होती है उससे बैटरी चार्ज कर लेते हैं। तो जितनी बैटरी हमने यहाँ से ले ली तो उतना ही मेन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो दिस इज रिन्यूएबल काइंड ऑफ थिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर एनर्जी सेव कर रहे हो, बाकी और कुछ पॉल्यूटिंग वगैरह कर रहे हो, एमिशन कर रहे हो, तो वहाँ से आप इसको ऑफसेट कर लोगे, कार्बन क्रेडिट एमिशन रिडक्शन। तो इस तरीके से दिल्ली ने ब्रेकिंग दिस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के कारण एनर्जी कंजर्व किया, तो कार्बन क्रेडिट से उसे इतना दिस अर्न हुआ। इसको आप बेच भी सकते हो बिकॉज ये सेलेबल होता है। तो दिस मच अमाउंट अर्न किया। IIT दिल्ली ने लॉन्च किया सेंटर ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। दिल्ली टूरिज्म, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये ब्यूटीफुल जगह है जम्मू एंड कश्मीर। विशेज हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल में ये बिफोर दैट ये वर्ल्ड टूरिज्म डे में इनक्रेडिबल इंडिया ने भी ट्वीट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वर्ल्ड डे है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ टूरिज्म टू इंस्पायर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंस्पायर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंस्पिरेशन में बहुत पावर होता है। इंस्पायर इंक्लूसिव ग्रोथ, टुगेदर वी ट्रैवल बेटर। ये ट्वीट्स हैं। इस बार की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सेलिब्रेट करें इस दिन को, रिकॉग्नाइज करें एवरीवन हु हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग टूरिज्म एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में करेंगे अपन? क्वार्टरनरी, प्राइमरी, लाइक दैट। टूरिज्म किस में आएगा? आंसर ग्लोब में। प्रिजर्विंग देयर नेशंस हेरिटेज एंड हार्टी डेडिकेशन। तो हर किसी का, एवरीबडी, एवरी स्टेक होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। प्लेज करें, कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स मेकिंग बेटर प्लेस, सिंपल थिंग्स के लिए, बाय टेकिंग होम सोवेनियर या फिर एफर्ट्स वगैरह कुछ कर रहे हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, बी नाइस टू लोकल पीपल्स, उनके आप कुछ परचेजिंग शॉपिंग वगैरह करते हो, तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी को हेल्प मिलती है। टुगेदर वी ट्रैवल बेटर।
अब ये एडिटोरियल है बैक इन द गेम। एडिटोरियल में बात है जो यूएस विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर का और इसके क्या मायने हैं। तो न्यूज़पेपर का ब्यूटी ये होता है, न्यूज़पेपर से मल्टीपल बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। डिसिप्लिन आ रहा है, सिस्टमेटिक हो रहे हो आप, एवरीडे यू आर स्टडिंग समथिंग, यू आर फर्स्ट रीडिंग द न्यूज़ देन यू आर रीडिंग दिस एडिटोरियल टेक। इससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती है। जैसे पहले हमने देखा अभी 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर का यूएनजीए एड्रेस, क्वाड एड्रेस, यूएस बाइडन से मीटिंग एट्सेट्रा। अब ये उस पर एडिटोरियल टेक है। इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए यूएस के साथ वैक्सीन ट्रेड, और क्वाड से भी हमें अपने इंटरेस्ट लेवरेज लेना चाहिए। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। यूएसए आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए हमें एंगेज करना पड़ेगा मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ। कोवैक्स अलायंस ज़रूरी है। वैक्सीन एक्सपोर्ट हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम इंडिया का, इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी? पहली प्रॉब्लम थी तो हमारी डोमेस्टिक जो सेकेंड वेव थी, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वैक्सीन शॉर्टफॉल हुआ। सेकेंड, हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर भी सकते थे बट रॉ मटेरियल एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं, इधर चाइना और यूएसए। और यूएसए इसको इन्वोक कर दिया था, यूएस ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, और हमें सप्लाई करना बंद कर दिया रॉ मटेरियल। तो हम प्रोडक्शन हैम्पर हुआ हमारा, इसको रिवोक करना है, वापस नॉर्मलाइज करें। प्लस यूएस के साथ हम मेजर डिफेंस पार्टनर भी हैं। तो डिफेंस पार्टनर का मतलब ये नहीं होता है कि हम यूएस से केवल मशीन्स परचेज कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स। वी वांट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज वेल। ऑनगोइंग पैंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, सप्लाई चेन है, सिक्योरिटी है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है। ये थीम है क्वाड गैदरिंग की। ये सब कीवर्ड्स याद रखिएगा, ये जितने कीवर्ड्स हैं। क्वाड गैदरिंग, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है फ्रॉम कोएशन, सी फॉर कोएशन, सी फॉर चाइना, एंड डिस्प्यूट्स सॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज ओवर हियर कि यूएसए के साथ जो टाइज हैं ये वैल्यूएबल टाइज हैं और इसमें इंडिया को बेनिफिट्स भी हैं। सो दैट इज वाई बहुत केयरफुली इंडिया को ये जो टाइज है नर्चर करना चाहिए। नीडलेस रो, ये एक रो है। राजस्थान में एक बिल आया अबाउट दिस मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस वगैरह, उसमें थोड़ा यहाँ टेक लिया है। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि जो मैरिज है, मैरिज का नंबर 1 रूल ये होता है, मैरिज रजिस्टर हमेशा होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज अ मस्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2007, ऑल मैरिजेस इन इंडिया शुड बी रजिस्टर्ड। दूसरी बात, इंडिया में जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज रखा है मैरिज का, उसको भी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करवाना ज़रूरी है। जो ये ट्रेडिशन है, कल्चर है, चाइल्ड ब्राइड्स वगैरह, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। देन दीज इन्वेस्टिगेशंस आर अ फेस विदाउट अ हार्ट। ये बात है जो अभी कुछ न्यूज़ आउटलेट पे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ टैक्स ऑफिशियल्स का, यहाँ विदाउट गेटिंग इनटू दिस पॉलिटिकल थिंग, हमें ये सेक्शन 133A बस जानना है। 133A क्या होता है कि अगर टैक्स ऑफिशियल्स आते हैं तो वो ऑथराइज हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एंटर प्रीमाइसेस वेयर अ बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह जो न्यूज़ हाउसेस थे। द पर्पज ऑफ एंट्री इज लिमिटेड एंड स्पेसिफिक टू, आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई वैल्यूएबल आर्टिकल्स एट्सेट्रा। बट मैसेज ये है कि दिस शुड ऑल्सो बी डन ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, बिजनेस आवर्स। सेकेंड, ये जो टैक्स टेररिज्म है, सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड। इसी से क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है और बेनिफिट्स कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट एक्सचेकर को। सो दिस इज द थिंग, सेक्शन 133A वी शुड बी नोइंग। फ्लड मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी वाटर्ड डाउन, ये बात है बिहार का। बिहार में स्पेशली जो तराई रीजन है, नेपाल से रिवर्स आती है, नेपाल हाइट पे है, बहुत स्पीड से रिवर्स भी आएंगी, सेडिमेंट्स भी लाएंगी। तो ये जो पूरा जोन है ना, प्राइमरली ये फ्लड्स में हर साल का स्टोरी है, खूब फ्लड्स आते हैं यहाँ पे। तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? फ्लड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है रिवर वाटर डेटा शेयर किया जाए, जो नेपाल से रिवर आ रही है। जैसे ये मेजर रिवर्स हैं बिहार की, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है महानंदा, ये महानंदा मेन, तो ये गंगा बह रही है, दिस इज गंगा रिवर। ऊपर से जो आ रही है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये महानंदा है, फिर कोसी है, फिर ये कमला है, ये बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, ये सारी रिवर्स आके गंगा में ऊपर यहाँ से मिल रही है और मोस्टली दे आर कमिंग फ्रॉम दिस नेपाल।
बाकी नीचे से सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, दिस इज क्यूल है और दिस इज अजय। नहीं, केवल कोयल नीचे जा रही है, कोयल इज हियर, कंफर्म कोयल इज हियर। तो ये नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल है, इनफैक्ट नॉर्थ एंड साउथ कोयल। तो जो नॉर्थ कोयल रिवर है ये मिलती है सोन रिवर पे और सोन गंगा में। साउथ कोयल रिवर है ये नीचे ब्राह्मणी में मिलती है कोयल। तो ये बिहार की ये कुछ रिवर्स हैं। तो द पॉइंट इज़, अगर रिवर का जो बाढ़ वगैरह सिचुएशन है तो इधर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और नेपाल में डायलॉग्स हो वाटर एक्सचेंज, वाटर रियल टाइम वाटर शेयरिंग के, और जो डैम्स वगैरह बना रहे हैं गाद हटाने के लिए, रिवर वाटर डैम को फ्लो को मैनेज करने के लिए, उधर भी प्रॉपर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी वे में मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। सो यही एक सॉल्यूशन है वाटर का, फ्लड का, जो बिहार में आता है। ओके, रिवर्स एंड नेपाल के साथ क्लोज कोऑपरेशन। Then identity and public policies. Identity based public policy may not be as effective as one based on a universalist approach. Identity मतलब रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, सेक्शन के नाम पे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बन गई हैं। ये आइडेंटिटीज़ फिर कहीं ना कहीं आगे चल के जो यूनिटी है हमारी उसमें भी एक सवाल हो जाता है, बिकॉज इसका क्या होता है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो वो सही नहीं रहती है फिर कंट्री के लिए। देन दिस इज चाइनाज कंटिन्यूइंग ट्रैवल बैन ऑन इंडियाज अनसाइंटिफिक है, एनवॉय ने बताया जो चाइना का ट्रैवल बैन है। देन ये है हेलीकॉप्टर एयरफोर्स एक्सरसाइज, श्रीनगर में है। स्काईज इनटू अ कैनवास ऑन संडे। रिपल्स ओवर डल लेक किस रिवर पे है, आंसर एयरफोर्स प्लेन्स इंस्पायर ऑफ विद अ स्टनिंग शो, गिव विंग्स टू योर ड्रीम, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। So this is watered down flood management, stopping short of social justice, नीट एग्जाम के बारे में है, public reason leads to progress, identity and public policy based politics, कोहली एज T20 कैप्टन, चाइना का जो बैन है इंडियन ट्रैवल, बीजिंग और लाहसा में रोड लिंक कंप्लीट हुआ है। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बीजिंग और लाहसा मतलब जो हमारा दिस चाइना के साथ बॉर्डर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बीजिंग, क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस में, सर्विसेज में, और फिर इन दी एंड चाइना की यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस पकड़ मजबूत होगी, तो इंडिया को भी इंफ्रा पुश करना ज़रूरी है बॉर्डर पे। देन इतनी ट्रेन्स डिले हुई बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन। देन साइक्लोन गुलाब जो है नाम, ये किस कंट्री ने दिया है, आंसर ये रोटेशन या ऐसा कुछ स्कीम होता है जिससे कंट्रीज जो साइक्लोन का नेम सजेस्ट करती है। तो ये जो गुलाब है ये किस कंट्री ने दिया है। रिपल्स ओवर डल लेक है। देन CGI ने 50% कोटा बोला। गवर्नमेंट इंडस्ट्री पैनल ड्राइव्स पॉलिसी टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ज़रूरी है। इंडियाज़ बिग प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ स्केल, हमारे ऑन्टरप्रोनोरशिप भी है बट वो ना प्लेटू हो जाता है, एक हद के बाद और ज़्यादा स्केल अप नहीं हो पाती है। प्राइम मिनिस्टर ने कल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है उसको विजिट किया, इंस्पेक्शन किया। देन दिस इज एंटीबॉडीज 73% उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये क्या है, सब डिजिटलाइज हो रहा है। जैसे हमने श्रम पोर्टल देखा, ऐसे ही एक डिजिटल पोर्टल है, श्रम पोर्टल लेबरर्स के लिए था, ऐसे ही एक डिजिटल पोर्टल है हेल्थ केयर में। डिजिटल पोर्टल मतलब एक पेशेंट है उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह है, सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखा है, और टेलीमेडिसिन, इस तरीके से इंटरेक्शन बेटर हो रहा है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में, और गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन भी हो रहा है। ये एसेंस है इस पूरे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। पार्टनर विद सिटीजन इन क्रिएटिंग अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में हर किसी की एक हेल्थ आईडी होगी जिसमें उससे रिलेटेड सारी बातें हैं। तो डॉक्टर भी आपको कुछ दवाई देते हैं तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख के करते हैं कि क्या आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई डिसीजेज नहीं थी, लाइक दैट। तो एक यूनिक हेल्थ आईडी आपके साथ हमेशा कैरी करेगी, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर हेल्थ आईडी देखेगा और वो आपका मेडिकल हिस्ट्री पता कर लेगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, टेली मेडिसिन, इससे जो डॉक्टर्स का शॉर्टेज है रिमोट एरिया में वो सॉल्व हो सकता है। डिजी डॉक्टर है और ई फार्मेसी भी है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या होगा, डिजिटाइज करना है हेल्थ केयर रिकॉर्ड को, स्टैंडर्ड गाइडलाइन होगी ट्रीटमेंट की, हर किसी का एक यूनिक आईडी भी बन जाएगा। ई फार्मी, रिकॉर्ड्स, फैसिलिटी, टेली, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, ये सब चीज़ें हैं।
अभी ये प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 1 मंथ तक इससे रिलेटेड बड़े आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल्स भी आएंगे सिस्टमेटिकली, और इसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा हो रहा है, डिजिटाइज हो रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। तो ये था दिस हेल्थ मिशन। देन वी नीड बिगर बैंक्स, जैसे स्केलेबिलिटी पढ़ा ना, एसबीआई जैसे 4-5 और बड़े बैंक्स की ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा। इतने बड़े बैंक्स होंगे तो वो बैंक बिगर फंडिंग भी दे सकते हैं, बिगर लोन्स दे सकते हैं, कैपेसिटी ह्यूज होगी। नो वन शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ सर्कल ऑफ सेफ्टी, वैक्सीनेट सब लोग करें। ये बात है, कैंसर डेटा है तो इधर भी मेन ज़्यादा वल्नरेबल है। कोविड में भी हमने देखा जो मेन का मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा रहा है, तो इसमें भी ये देखा गया है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज कैंसर्स हैं इसमें ज़्यादा मेन में यहाँ पे है। देन आफ्टर पोल जर्मन पार्टीज ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स मतलब कोई क्लियर कट ऐसा मिला नहीं जैसा इन्होंने सोचा था। सो दिस इज टेंटर हुक्स, लेट अस वेट अभी यहाँ पे क्या होता है। एंजेला मर्कल अपना सक्सेसर ढूंढ रही हैं। इन लेटर टू ताइवान शी वॉर्न्स ऑफ ग्रिम सिचुएशन, ये बुलिंग चल रही है ताइवान की चाइना के द्वारा। केएमटी कुओमिंटांग पार्टी, जब 1949 हुआ था पीपल दिस चाइना बना कम्युनिस्ट चाइना, तो यहाँ जो रिपब्लिक पार्टी थी वो एस्केप हो गई ताइवान पे, और वो कुओमिंटांग पार्टी अभी ताइवान में। तो ये दोनों लड़ते हैं कि असली चाइना कौन है, और मेनलैंड चाइना मतलब कम्युनिस्ट चाइना इधर इसको बुली करने की ताइवान को कोशिश करता है। दिस इज द थिंग। ताइवान इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेमीकंडक्टर और डेमोक्रेसी है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ताइवान को बड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तालिबान आस्क एयरलाइंस टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स, फ्यूल रश है ब्रिटेन में। आइसलैंड में विमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट हुआ। म्यांमार मिलिट्री एवलांच इफेक्ट, और ये सीएसके एंड दिस इज आईपीएल। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है अबाउट दिस, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का न्यूज़ है, नक्सल्स पे स्पॉट इंस्पेक्शन प्राइम मिनिस्टर ने किया। देन कॉपीराइट वर्सेस रॉन्ग, जो अक्सर ये मुद्दा आता रहता है, जैसे स्पेशली एजुकेशन में बुक्स हैं, महंगी महंगी बुक्स हैं, तो उसके कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, उसको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए लर्निंग एजुकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कॉपीराइट लगना चाहिए या नहीं। इस बात पे फोटोकॉपी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। डीयू की एक फोटोकॉपी शॉप थी, तो वो मतलब इंपॉर्टेंट फॉरेन ऑथर्स की तो बड़ी महंगी किताबें होती है, तो कुछ पन्ने उसके फोटोकॉपी करके सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कॉपीराइट के अगेंस्ट होगा या नहीं। बटरफ्लाई हैबिटेट्स दिल्ली में बन रहा है, बटरफ्लाई ज़रूरी है, पॉलिनेशन। इन स्टेप्स विद यूएसए, काउंट द लेडर्स रंग, लर्निंग विदाउट बैरियर्स। सी डिजिटल एजुकेशन का हम क्रिटिक ही नहीं है, डिजिटल एजुकेशन के हम सपोर्टर भी है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। डेमोक्रेटाइज हो गई है एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन से क्या होता है, जो जो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी जिन लोगों के पास बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी, वो भी अब डिजिटल एजुकेशन से एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, तो फिजिकल बैरियर हट गया ट्रांसपोर्टेशन का या मोबिलिटी का, तो घर पे आराम से कंफर्ट से वो पढ़ पा रहे हैं। तो डिजिटल एजुकेशन इज गुड इन दिस रिगार्ड। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा डिजिटल डिटॉक्स का, वो भी ज़रूरी है। द होल आइडिया इज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। यू शुड नॉट बी गोइंग टू दिस एनी एक्सट्रीम, बैलेंस लाइफ इज बेस्ट लाइफ, नॉट द एमएसपी रूट। अब यहाँ ये बात है कि फार्मर की इनकम बढ़ानी है, सब इस बात पे अग्री करते हैं, बट कैसे बढ़ानी है। प्लस आज की डेट में जो फार्मर की इनकम है वो कहाँ परसेंटेज शेयर ज़्यादा है। सब बात करते हैं एमएसपी इतना हो ये हो, बट एमएसपी तो फार्मर की इनकम में इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मर्स इनकम देखें तो 2002 से लेके 2018 में ये जो रेड है वो वेजेस एंड सैलरी है। ज़्यादातर जो किसान होते हैं ना उनके पास ज़मीन नहीं होती, वो केवल मजदूरी करते हैं किसी खेत में, तो और जो खेत होता है वो बहुत रिच लोगों का होता है। तो द पॉइंट इज जो बॉन्डेड लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं जिनके पास फार्मलैंड नहीं है, वो जो रियल फार्मर्स है उनका बेनिफिट ज़रूरी होगा। इनकम फ्रॉम वेजेस एंड सैलरी, तो सी 40% जो है वो इनकम वेजेस और सैलरी से है। नेट रिसीट फ्रॉम क्रॉप कल्टीवेशन से ये इतना प्रतिशत है, नेट रिसीट फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल से ये 15% है, और नॉन फार्म से 6.4 है। तो दिस इज देयर। अब हमें अगर फार्मर इनकम बढ़ानी है तो उनकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ है ना उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा, सब सप्लीमेंट्री इनकम लानी पड़ेगी, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फ्रूट, तभी हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन,
प्राइवेट सेक्टर भी ज़रूरी है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आएगा, बेटर प्रैक्टिसेस आती है, बेटर इन्वेस्टमेंट होता है, चीज़ें एफिशिएंट होती है। इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा वैल्यू चेन को बनाने के लिए। तो केवल एमएसपी रूट ही नहीं है, एमएसपी बस एक सेफ्टी नेट होता है। सेफ्टी नेट होता है कि सरकार इतना पैसा तो दे देगी फसल का, अगर आप बेचने में सक्सेस नहीं हुए इससे ज़्यादा में, बट ये लास्ट रिजॉर्ट होता है एमएसपी। पहले हमें इन सब चीज़ों पे वर्क करना चाहिए ताकि फार्मर का इनकम बढ़े। द चॉइस टू मोनेटाइज सपोर्टर्स भी है और इसको अपोज भी किया जा रहा है। फिशरमैन ब्रिंग देयर बोट्स बिकॉज ऑफ दिस गुलाब, साइक्लोन गुलाब। असम का कॉन्फ्लिक्ट है, वैक्सीन एफिकेसी डिक्लाइन हो रही है, तो कुछ जगह थर्ड डोज की बात की जा रही है। वोटिंग एंड्स इन टाइट जर्मन इलेक्शन, तालिबान दिस एयरपोर्ट ओपन कर रहा है। देन दिस इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन बिल, क्रंच टाइम फॉर बाइडन एजेंडा। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वी नीड बिगर बैंक्स। देन जैसे ये कोविड प्रेज नीड टू इम्प्रूव क्राइसिस मैनेजमेंट, एवरी क्राइसिस इज अ अपॉर्चुनिटी, हिडन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। अभी इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी में, पैंडमिक से लेसन सीखे, प्रायोरिटाइज किया बिजनेस लीडर, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड, और उसके अकॉर्डिंगली जो बिजनेस हाउसेज है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई किया है। कार्टेलाइजेशन है बियर कंपनी का। अब हम बात करते हैं दिस बायोस्फेयर का। जैसे सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होता है, वैसे ही बायोस्फीयर होता है। बायो मतलब दिस लिविंग एनिमल, ट्रीज वगैरह सबका एक पूरा ऐसे स्फीयर है, इकोसिस्टम है। तो एक तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूएन का, बाकी 18 इंडिया में ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स आइडेंटिफाइड है। बायोस्फीयर क्या होता है? कोई भी नेचुरल हैबिटेट हो सकता है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क, एनिमल सेंचुरी भी हो सकती है। एक बायोस्फीयर में बहुत सारे नेशनल पार्क, एनिमल सेंचुरी भी हो सकती है, वन और मोर दिस। और इसमें एक बफर जोन भी होता है, कोर जोन, दिस बफर जोन, दिस ट्रांजिशन, देन दिस बफर एंड दिस आउटर पेरिफेरी एरिया। तो जो बायोस्फीयर होता है ना, यहाँ टोटलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एनिमल्स भी रहेंगे, प्लांट्स भी रहेंगे और ह्यूमन एक्टिविटीज़, लिमिटेड इकोनॉमिक भी होगी, एक बैलेंस बनाया जाएगा। प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और दिस जीव जंतु, बट ऑल्सो टू द ह्यूमन कम्युनिटीज हु इनहेबिट दीज रीजन्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। कम्युनिटीज, ह्यूमन कम्युनिटीज को भी ये, वहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, जैसे नीलगिरी में रहते हैं, वहाँ पे तोड़ा ट्राइब रहती है, तो इनको भी प्रोटेक्शन मिलता है बायोस्फीयर में। क्विकली हम ये 18 बायोस्फीयर देखते हैं। इन 18 में से जो कुछ है ना, वो ही मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है यूएन के, आप वो बताना। पहले हम पूरे 18 देख लेते हैं। 86 में बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? साउथ में है, वायनाड, बांदीपुर, मद्दुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली इसका पार्ट है। तो देखिए मल्टीपल नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आ गए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में यहाँ पे ताहर लाइन टेल्ड मकाक मिलता है। नंदा देवी 88 में बना, नंदा देवी मतलब नॉर्थ, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में। उत्तराखंड में वेस्टर्न हिमालय, यहाँ अब नॉर्थ में तो स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ मतलब समुद्र पानी, साउथ में है, एक्सटेंडिंग रामेश्वरम आइलैंड में है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, श्रीलंका में। तो कोस्ट है, तो यहाँ ये डुगोंग मिलता है, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, हर्बीवोर डुगोंग। ये है नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ है? वेस्ट गारो हिल में, गारो खासी जयंतिया वेस्ट, मेघालय। रेड पांडा मिलता है यहाँ। सुंदरबंस कहाँ है? डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र, वेस्ट बंगाल में, गैंगेटिक डेल्टा, यहाँ पे मिलता है शेर, रॉयल बंगाल टाइगर। मानस कहाँ पर है? ये भी अगर नॉर्थ ईस्ट में है, कोकराझर में है, नलबरी, कामरूप, दरांग डिस्ट्रिक्ट, असम में है। यहाँ एलिफेंट है, टाइगर है, टर्टल है, गोल्डन हेयर है, स्पिड हेयर है, गोल्डन लंगूर है, और है पिग्मी हॉग, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मानस। फिर सिमलीपाल है, मयूरभंज, सिमलीपाल मतलब उड़ीसा। यहाँ गौर है, टाइगर है, एलिफेंट है। दिहांग दिबांग कहाँ पे होगा? अरुणाचल में, सियांग दिबांग वैली में, ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ मिशमी, टाकिन और मस्क डियर मिलेगा। पचमढ़ी कहाँ पर है? पचमढ़ी सेंट्रल इंडिया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में। सेमी एरिड जायंट स्क्विरल मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली, ऐसे ऐसे दिस फ्लाइंग स्क्विरल। देन दिस इज अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बिलासपुर, अनूपपुर, डिंडोरी में है, एमपी, छत्तीसगढ़, मैकाल हिल्स। यहाँ पे वाइल्ड डॉग है, सारस क्रेन है, वल्चर है और दिस फ्रॉग भी है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात, गुजरात, मोरबी, सुरेंद्र नगर यहाँ पर है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर है ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। इंडियन वाइल्ड एस मिलते हैं, जंगली गधे। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे होगा? नॉर्थ में होगा। पिन वैली नेशनल पार्क है, चंद्रताल, दिस किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर? हिमाचल।
स्नो लेपर्ड मिलता है। कंचनजुंगा कहाँ पे होगा? कंचनजुंगा सिक्किम में है, ईस्ट हिमालय, यहाँ भी स्नो लेपर्ड और रेड पांडा है। अभी स्टेट एनिमल बनाया था लद्दाख का, वो कौन सा एनिमल है? टेल। अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये है साउथ में। नेयर शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरल तमिलनाडु। यहाँ नीलगिरी ताहार है, एशियन एलिफेंट है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे होगा? ग्रेट निकोबार मतलब अंडमान निकोबार, सदर्न मोस्ट है अंडमान निकोबार। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। डिब्रू साइकोवा कहाँ पर है? अगेन असम में है, तिनसुकिया। यहाँ पे वुड डक, वाटर बफेलो मिलती है, और दिस पैरट बिल टाइगर, लंगूर। शेषशाला में कहाँ पर है? चित्तूर कडप्पा आंध्रा। यहाँ पे स्लेंडर लॉरस मिलता है। ये बड़ा अच्छा एनिमल है, इसका फोटोग्राफ देखिएगा, स्लेंडर लॉरस। पन्ना, पन्ना कहाँ पर है? एमपी में है। पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी। एमपी के भी नॉर्थ तरफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे भी बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर एटसेट्रा है। तो ये क्या हुआ? ये 18 बायोस्फीयर हुए। इनमें से कुछ, इसका एक सबसेट है जो यूएन लिस्ट में भी है, तो उसके नाम भी आप बताओ। सी सेट बड़ा इजी है। अप स्ट्रीम मतलब बोट की स्ट्रीम और स्ट्रीम की स्पीड को, बोट की स्पीड और इन दोनों का डिफरेंस। डाउन में एडिशन, सॉल्व इट। बी माइनस एस इतना हो गया, बी 4s है, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। एवरेज निकालना है तो सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर कितना होगा? दिस में से ये दोनों सबस्ट्रैक्ट कर दो, टोटल रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा 4.6। पी को इतने घंटे लगते हैं, तो जब भी ऐसे सवाल हो ना, 1 घंटे का कैलकुलेट करो। पी को 96 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे का में कितना होगा? 1/96 काम होगा। क्यू को 80 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे में 1/80 होगा। तो पी प्लस क्यू को 1 घंटे में कितना लगेगा? 11/10। बस 1 घंटे का आ गया, तो टोटल काम इतने टाइम पे होगा। अब वो 8 घंटे ही एक दिन में काम करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? ये टोटल काम था, इतने घंटे चाहिए थे, एक दिन में 8 घंटे, तो टोटल डेज हो जाएंगे 60/11। सॉल्व अ सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट इतना है 3 साल के लिए, 854 है 4 ईयर्स की। सिंपल इंटरेस्ट ना कांस्टेंट होता है, हर साल का एक ही होगा, तो 4 - 3 का भी एक जो आएगा वैल्यू, वो कांस्टेंट होगा हर साल का सिंपल इंटरेस्ट। सम पुट किया, सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट में 10 ईयर्स, 5% हायर होता तो 600 रुपये और मिलते। तो बताओ वो सम कितना है? सॉल्व। मैथ्स ना पढ़ने या पढ़ाने से नहीं आती है, मैथ्स सॉल्व करने से आती है। जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, चीज़ें नहीं क्लियर होगी। सो सॉल्व, प्रैक्टिस। Rupees 1500 is divided into two parts such that if one part is invested at 6%, other 5%, annual interest दिया हुआ है, sum both इतना है, तो how much was lent at 5%? Answer easy. So these are CSET questions, CSET solutions. ये 18 के 18 नाम आज याद कर रखने हैं। और फार्मर्स इनकम, MSP रूट, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आ रहा है, बिहार की रिवर्स, सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना है, स्मार्ट पुलिसिंग, और दिस इज नक्सलिज्म. So this is 27th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.